अपन करते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप की। हम बात कर रहे थे फंक्शनल फोरमैनशिप में मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी मैनेजमेंट की एक्टिविटी है या मैन्युफैक्चरिंग में या फैक्ट्री में जब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की या किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की, तो हमें वहां क्या करना है, प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड करना है। जो प्लानिंग वाला काम है और एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन को असाइन करेंगे। उससे होगा क्या, पहली चीज तो यहाँ बताई थी, स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि प्लानिंग वाला काम दूसरा पर्सन करेगा जो उस चीज में एक्सपर्ट होगा, और जो उसको परफॉर्म करने का काम करेगा वो दूसरा वाला पर्सन करेगा। ठीक है, अब उसमें भी हमने एक चीज बताई थी कि हर पर्टिकुलर एक फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक फोरमैन, फोरमैन मींस कौन सा, जस्ट लाइक अ सुपरवाइजर, वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को सुपरवाइज करने का काम करेगा। ये मैंने आपको बताया था हमारे डायरेक्टिंग वाले फंक्शन में, मैनेजमेंट के जो हमने 5 फंक्शन पढ़े थे उसमें से डायरेक्टिंग वाले फंक्शन को कवर कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज थी, उसमें बताए थे यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे समझा था, यहाँ जो हमारे चार्ट में दे रखा था कि दो डिपार्टमेंट थे अलग अलग, एक प्लानिंग इंचार्ज था, एक था प्रोडक्शन इंचार्ज। दोनों इंचार्ज के नीचे काम करने वाले 8 फोरमैन थे। ये 8 तरह की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे थे। मींस एक वर्कर के ऊपर ये 8 लोग काम करने वाले हो गए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन वाला इंस्ट्रक्शन देने का काम करेगा, टाइम एंड कॉस्ट कॉस्ट को देखेगा, डिसिप्लिन वाला ये देखेगा कि टाइमली सारी एक्टिविटी परफॉर्म होंगी या नहीं होंगी, रूट किस तरीके से चैनलाइज, किस चैनल से होके हमारी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, इस तरीके से इंस्पेक्शन करने का, रिपेयर वाला काम ये देखेगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पे हर फंक्शन को अलग अलग पर्सन के पास डिवाइड कर दिया था इस फंक्शनल एरिया में। अब जैसे कि रिपेयर का काम देखना है तो ये अब रिपेयर की जरूरत कब पड़ती है, जब काम प्रोडक्शन हो रहा होता है, जब प्रोसेस हो रही होती है, ना कि प्लानिंग में। तो यहाँ पे इसको रखा है कि जब भी रिपेयर होगी तो रिपेयर का जब भी कोई काम होगा तो रिपेयर के सारे काम को ये देखेगा, चाहे वर्कर कोई सा हो, मशीन कोई सी हो, रिपेयर का काम ये एक सिंगल इंडिविजुअल इस चीज को सुपरवाइज करेगा कि मैं कब मशीन खराब हो रही है, ब्रेकडाउन कब हो रहा है, कब उसकी सर्विस होनी चाहिए, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रखने का काम, उनको प्रॉपरली परफॉर्म करने का काम ये पर्सन करेगा। मींस यहाँ हमने क्या कर दिया, स्पेशलाइजेशन कर दिया कुछ कुछ। ठीक है, समझ में आ रहा है, हर बंदे को हमने हर वर्कमैन के ऊपर क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस थे, तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को चेक करने के लिए हमने एक एक बंदा अलग अलग अपॉइंट कर दिया। इससे होगा क्या, जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन साइकिल को हम देखेंगे तो उसके एक एक जब पर्टिकुलर फंक्शन की सारी एक्टिविटी सही तरीके से परफॉर्म होंगी तो ओवरऑल जो एफिशिएंसी की जो हम बात करते थे वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जनरल सी बात पढ़ी थी कि हमको कुछ नहीं करना है, केवल दो पार्ट में डिवाइड कर देना है और अलग अलग फोरमैन अलग अलग फंक्शन के लिए हम अपॉइंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन का मींस क्या होता है, अपन ऐसे समझते हैं, आपने देखा होगा स्टैंडर्डाइजेशन क्या चीज होती है। अब मैं आपको एक बताऊं कि जैसे कि सैमसंग A7 या कोई एक मोबाइल का नाम ले लेते हैं, सैमसंग A7। ठीक है, मैंने A7 इसलिए लिया क्योंकि ये मेरा मोबाइल है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जैसे कि ये मोबाइल कंपनी ने बनाया, तो इस मॉडल नंबर का जो उनके पास सांचा जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, डाई जिसको बोलते हैं, जो फॉर्मेट होता है, शेप होती है, हमेशा चाहे इस मॉडल के 1 लाख पीस कंपनी ने टोटल मैन्युफैक्चर किए हों, तो बताओ क्या सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के होंगे? नहीं होंगे, सारे के सारे सिमिलर डिजाइन के, सिमिलर क्वालिटी के, सब में कैमरा साइज, सब में स्पीकर साइज, सब में स्क्रीन साइज, सब कुछ फिटेड होगा एज पर दी स्टैंडर्ड। इसी को अपन बोल रहे हैं स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड से काम करने का क्या फायदा होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड से काम करने की वजह से ही हम, आप जब जाते हैं, जब हमारी स्क्रीन फूट जाती है, सपोज मेरा मोबाइल गिर गया और स्क्रीन फूट गई, तो मुझे क्या करना है, सीधे सीधे सैमसंग के सर्विस सेंटर पे जाना है, वो इस कंपनी के मॉडल को देखेगा और इसका जो उसके पास अवेलेबल स्क्रीन होगी वो इसको इस पे लगा देगा वापस से। तो ये कब पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि वहां पर स्टैंडर्डाइजेशन था। स्टैंडर्डाइजेशन से क्या होता है, हमें सर्विस मिलती है कंटिन्यूअस बेस पे। पहली चीज ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीज से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड से क्या मेंटेन करने से क्या फायदा होता है। कंपनी को हमेशा क्या करना चाहिए, फैक्ट्री में प्रोडक्शन का एक स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन करना चाहिए, चाहे साइज को लेके हो, चाहे क्वांटिटी को लेके हो, किसी भी पॉइंट को लेके हो सकता है। यहाँ पर नोट कर सकते हैं स्टैंडर्ड किस किस चीज को लेके हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर इन टर्म्स ऑफ साइज, प्रोडक्ट के साइज को लेके हो सकता है, क्वालिटी को लेके हो सकता है, ठीक है, कलर को लेके हो सकता है। जैसे कि अब कलर की बात करें
तो मोबाइल का जैसे कि आपने देखा होगा, कोई एक कंपनी जो मोबाइल निकालती है, एक पर्टिकुलर एक कलर का अगर उसने मोबाइल निकाला तो डिफरेंट डिफरेंट जितने मॉडल होंगे सब उसी कलर के होंगे। अगर उसमें उस कलर बिल्कुल भी वेरिएशन उसके अंदर क्रिएट नहीं होता। ये कब पॉसिबल हो पाता है? जब वो उस चीज का क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलते हैं। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को लेकर हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोल रहे हैं अपन स्टैंडर्डाइजेशन। अब पढ़ते हैं इसमें से। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी टू मैक्सिमाइज आउटपुट। यहाँ उस पॉइंट से दे रखा है कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हमें क्या करना है, जो हमारा ऑप्टिमा जो प्रोडक्शन की हम बात करते थे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हमारे आउटपुट को बढ़ाएंगे। भाई अल्टीमेटली कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का काम तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकले, ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ज्यादा से ज्यादा वो अपनी सर्विस दे पाए, तभी तो उसका क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन में उसने बात क्या की है, स्टैंडर्डाइजेशन अगर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी के अपनी बिजनेस एक्टिविटी को ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब कुछ भी नहीं है, एक हम गोल बनाते हैं, हम किसी चीज का एक क्या बोलते हैं, मैक्स, एक क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम लेवल जो बनाते हैं उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में अपन ने सुनते हैं लिविंग स्टैंडर्ड, एक वर्ड जनरली अपने डेली लाइफ में काम में आता है, लिविंग स्टैंडर्ड। अब लिविंग स्टैंडर्ड का मीन्स क्या है, उसकी लाइफ स्टाइल, उसका रहने का तरीका, उसका कौन से होटल्स में वो जाता है खाना खाने के लिए, कैसी कौन सी दुकान से वो कपड़े खरीदता है, कौन से स्कूल में उसके बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, या कौन सी कार वो मेंटेन करता है, कैसे यूनिफॉर्म वो परचेज करता है। दीज ऑल थिंग्स क्रिएट, ये सारा कुछ मिलके क्या क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, स्टैंडर्डाइजेशन, उस पर्टिकुलर पर्सन का, पर्टिकुलर फैमिली का स्टैंडर्ड। वैसे ही बिजनेस का भी अपना एक स्टैंडर्ड होता है और उसको वो मेंटेन करके चलता है। स्टैंडर्ड क्वालिटी को लेके जनरली यूज किया जाता है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं वेयर एज सिंप्लीफिकेशन रेफर्स टू एलिमिनेटिंग। कल मैंने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताया था, यहाँ क्या बता रहे हैं, अब दूसरे वाले वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वैरायटी साइज एंड ग्रेड ऑफ द प्रोडक्ट। आपने देखा होगा कंपनी क्या करती है, कुछ समय बाद अगर कोई कंपनी का कोई मॉडल है पर्टिकुलर, वो बिक नहीं रहा है या उस पर उतना उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम उस पर सेम लग रहा है। सपोज सैमसंग के पास दो मोबाइल हैं, एक सैमसंग A7 है, एक है A8। अब कंपनी को लग रहा है कि दोनों में टाइम सेम लगता है, कॉस्टिंग सेम आती है, क्वालिटी सेम है, लेकिन हो क्या रहा है, ए पे उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है A8 पे वो कम है एज कंपेयर टू A7। तो वो क्या करता है, A8 को हटा देगा, वो कौन सी वाले प्रोडक्ट पे फोकस करेगा, A7, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। दैट इज कॉल्ड अननेसेसरी एक्टिविटी, वेराइटी, साइज, किसी भी चीज को हमें हटाना है, जिससे हमारी बिजनेस प्रोसेस कैसी हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। क्यों, अब आप कहोगे सर कि A8 क्यों नहीं बनाया, कंपनी तो दोनों बना सकती है, लेकिन रीजन है उसके पीछे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपनी के पास रिसोर्सेज, टाइम लिमिटेड है, बिजनेस के लिए फाइनेंस लिमिटेड है, मैन पावर लिमिटेड है। अब जब सारी चीजें लिमिटेड है तो हम क्या करेंगे, आपके पास अगर 100 रुपए है तो आप 100 रुपए को सबसे पहले कहाँ खर्च करोगे, 110 रुपए के आपके टोटल एक्सपेंसेस हैं, बजट आपका 110 का है, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है, मनी कितना है, वो 100 रुपए है। अब आप क्या करोगे, 110 में से जो 10 रुपए होंगे वो उन एक्टिविटी को आप हटाओगे, उन सारे के सारे बजट में से उन आइटम्स को एक्सक्लूड कर दोगे जो ज्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है, मींस उनका आप काम चला सकते हो उनके बिना भी। दैट इज कॉल्ड एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वेराइटी, साइज एंड ग्रेड्स, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहा है कि हमें प्रोडक्शन साइकिल को कैसा बनाना है, सिंपल। अब हो सकता है कोई प्रोसेस को लेके बात हो सकती है इसमें, अब कोई पर्टिकुलर एक प्रोसेस को हम परफॉर्म कर रहे हैं बिजनेस साइकिल में या प्रोडक्शन करते टाइम एक फैक्ट्री में, मैनेजर का आपने देखा कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के होने या ना होने से प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी पर कोई ना तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना कुछ भी हो रहा है, तो केवल ओनली टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी है और एक्सपेंसिव एक्टिविटी है, तो उसको क्या कर सकते हैं, वहां से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मींस इसका मतलब ये नहीं है सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब कि आप क्या करो, प्रोसेस को सिंपल करने का बोला है तो उसमें से क्या करो, उसमें से प्रोसेस को छोटा करना, शॉर्ट करना सिंप्लीफिकेशन नहीं है। शॉर्ट अननेसेसरी चीजों को हमें हटाना है, क्योंकि हमारा पर्पज यहाँ पे भी वही है जो हम पहले पढ़े थे, ऑप्टिमम करना, हर चीज को हमें ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाना है। और ऑप्टिमम तब बोला जाएगा जब हम उस चीज का 100% मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, ठीक है।
तो ये चीज यहाँ पे बताई टेलर ने कि क्या करना पड़ेगा हमको साइंटिफिक मैनेजमेंट लगाने के लिए। अब देखो यही चीजें साइंटिफिक मैनेजमेंट है। एक नॉर्मल पर्सन क्या है, मैनेजर वहां भी काम कर रहा है एक फैक्ट्री में जहां पर वो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं लगाएगा, सिंप्लीफिकेशन नहीं करेगा, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, जब वो हर चीज का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके काम करेगा। क्यों, अब एक और चीज बताता हूँ, ये स्टैंडर्ड के ऊपर एक और बात बताता हूँ। स्टैंडर्ड क्या काम आते हैं बाद में, आप एक चैप्टर पढ़ोगे फ्यूचर में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, कॉस्टिंग का पार्ट है ये। अब उसमें आप पढ़ोगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आती किस काम में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आती है हमें कंट्रोलिंग एक्टिविटी लगाने में। मैनेजमेंट के कंट्रोल वाले फंक्शन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट का किया, जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल कई बार बताया है कि जैसे कि 10 रुपए का हमारा कॉस्टिंग होना था, प्रोडक्ट की कॉस्ट आनी चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट जो बोलते हैं अपन, प्रोड्यूस्ड गुड जिसको बोलते हैं अपन, वो 10 रुपए में रेडी होना था, लेकिन हो रहा है 11 रुपए में। मींस हमने अगर 10 रुपए का स्टैंडर्ड मेंटेन किया, हमारा स्टैंडर्ड था, वो लेवल था, वो हमने डिसाइड कर रखा था कि 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन बियॉन्ड ऊपर गया, मीन से 1 रुपए का ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अननेसेसरी एक्टिविटी हुई है, कहीं ना कहीं वेस्टेज हुआ है मटेरियल, कहीं ना कहीं ओवर रेट पर हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट की वेस्टेज हो रही है, या लेबर की क्या एफिशिएंसी लेवल कम है। तो ये सारी चीजें जब हमने देख ली तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, हम आसानी से स्टैंडर्ड की वजह से एक्चुअल के साथ कंपैरिजन करेंगे, वेरिएशन निकालेंगे, और वो वेरिएशन ही बाद में हमें कंट्रोल करने में काम में आएंगे। इस वजह से भी स्टैंडर्डाइजेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो स्टैंडर्डाइजेशन कर दो, दूसरा सिंप्लीफिकेशन कर दो। सिंप्लीफिकेशन का मींस अननेसेसरी एक्टिविटी को उसमें से हटा दो, राइट। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ इन्होंने स्टडी करने की बात की है, काफी सारी स्टडीज दी हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मोशन मेथड, एक मिनट, मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी क्या कहता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी is to find out the one of the underline one of the best way of doing the particular job to maximize efficiency in the use of resources and reduce cost of the production and to maximizing quality and satisfaction of the customer। ठीक है, अब यहाँ बात समझ में आ रही है। मेथड्स का मतलब क्या होता है, एक काम को करने का हम जानते हैं, देयर आर मेनी मेथड to perform a particular एक्टिविटी। कोई एक काम को करने का हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, ठीक है। अब उनमें से हम कौन से वाले मेथड को यूज करें, कौन से वाले मेथड को हमें यूज करना है, उसका सिलेक्शन करने की यहाँ बात कर रहा है मेथड स्टडी। कि सबसे पहले मैनेजर को क्या करना है, कोई फैक्ट्री मैनेजर है तो उसको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि अगर मैं एक पर्टिकुलर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये फैक्ट्री में ये काम हो रहा है, तो हम इस काम को कितने तरीकों से कर सकते हैं, तो उनमें से हमारे लिए बेस्ट कौन सा तरीका है। जैसे कि आपको पढ़ना है तो आपके पास ऑप्शन कितने हैं, ऑनलाइन क्लासेस पे जा सकते हो, फेस टू फेस मैसेज ले सकते हो, नोट्स प्रेफर कर सकते हो, एनीथिंग वॉट एवर यू हैव टू सिलेक्ट, अपने पास डिफरेंट डिफरेंट वेज है, उनमें से कौन सा वाला सिलेक्शन हमें करना है। एक मिनट, तो हमें कौन सा वाला बेस्ट मैनर हमारे लिए काम का है, जिससे हमारी स्टडी अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सके, उसको अपन बोल रहे हैं क्या चीज, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट और ऑप्टिमम मैनर। अच्छा, अब इससे होगा क्या, अब फिर वही वाली बात आ गई, जब हम सही मेथड चूज करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स क्या आएंगे, सही निकल के आएंगे। मान लीजिए आपने क्लासेस ली, तो क्लासेस लेने के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन थे, आपने किसी ऐसे टीचर से क्लास ली जिसका जो रिलेटेबल नहीं था, या उस आपने ऐसे सोर्स से कर ली जो आपके लिए पॉसिबल नहीं था। जैसे कि सपोज मान लीजिए कोई गांव में रहता है, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है और उसने ऑनलाइन क्लासेस के लिए कर लिया, और तो क्या होगा, ऑनलाइन क्लास तो वो ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि देयर इज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन नेटवर्क इशू क्रिएट होंगे। तो ये क्या हो गया, बेस्ट मैनर बोला जाएगा क्या उसके लिए, नहीं। मेथड उसके लिए कौन सा सही होगा, ऑफलाइन वाला, कि जिसमें वो बिना किसी इंटरनेट सर्विसेज को लिए हुए स्टडी कर सके, दैट इज सिलेक्शन ऑफ द मेथड। अब यहाँ भी साइंटिफिक अप्रोच आ गई कहीं ना कहीं, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच क्या कहती है, हमेशा ये बात याद रखो, साइंटिफिक अप्रोच क्या कहती है कि हमको कुछ भी करना है तो पहले उसको एनालिसिस करना है, कॉज एंड इफेक्ट देखना है कि 10 मेथड है तो 10 में से कौन सा वाला करने से क्या रिजल्ट
निकल के आ रहे हैं, और उसमें से फिर हम जब बेस्ट को चूज करेंगे तो वो बोला जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं अपन मेथड स्टडी। इससे होगा क्या, एक तो ये हमें पता ही है मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि हमें क्या होगा, टाइम पर प्रोडक्ट बना पाएंगे। अच्छी मेथड को अगर हम यूज करेंगे तो सही प्रोडक्ट हमारा रेडी हो सकता है, राइट। एक मिनट, चलो अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरा है हमारा मोशन स्टडी। यहां तक अपने समझ में आ गया सबके? नेक्स्ट है अपना मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी में अब क्या चीज बता रहे हैं, मेथड समझ में आ गया। मोशन स्टडी में दे रखा है रेफर्स टू द स्टडी ऑफ प्रोडक्टिव मूवमेंट्स। प्रोडक्टिव मूवमेंट्स की मैं आपको बात करूं कि जैसे कि सपोज एक कंपनी में कोई ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स यूज में आते हैं, ठीक है। या कभी आप गए हो किसी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए, अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए अपन जाते हैं किसी जब सेंटर पे, तो आपने वहां देखा होगा कि वहां पर एक मोशन स्टडी वाला यूज फॉलो होता है। अब मोशन स्टडी क्या कहती है, आपने वहां देखा होगा, कभी नोटिस किया हो, या अब कभी जाओ तो देखना, जितने भी उसके जो मैकेनिक होता है, वो मैकेनिक क्या करता है, सबसे पहले जब भी उसको सर्विस करनी होती है तो एक पर्टिकुलर एरिया पर ले जाता है उस गाड़ी को, वहां पे उस जगह पे उसको खड़ी करता है, एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म सा होता है, उस पर खड़ी कर देता है। वहां पर क्या होता है, सारी चीजें उसकी अवेलेबल होती हैं जो उसको उस पर्टिकुलर गाड़ी को, उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। उनका एक प्रॉपर प्लेस होता है, दैट इज कॉल्ड मोशन। अब मोशन से क्या होगा, रेफर्स टू द स्टडी ऑफ प्रोडक्टिव मूवमेंट। It is the science of identifying and eliminating wasting movements resulting from unnecessary, incidental and unproductive motion of the worker so that it takes less time to complete the job efficiently। अब सपोज करो उसका प्लास रखा हुआ है एक जगह पे, हथौड़ा लेने के लिए वो दूसरी जगह गया, रिंच लेने के लिए कहीं और गया, बाकी टूल्स लेने के लिए कहीं और गया, या और गाड़ी की धुलाई होने के लिए बहुत दूर और कहीं जा रहा है। तो अगर इस तरीके से उसने सर्विस की तो बताओ, जहां वो 10 गाड़ियों की सर्विस कर सकता है पूरे दिन में, ज्यादा से ज्यादा 5 की कर पाएगा। रीजन रीजन है उसके पीछे मोशन। हमने क्या किया, अब हम यहां पर भी एलिमिनेट कर रहे हैं, यहाँ किस चीज को कर रहे हैं, एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट। अब यहाँ पे बात चल रही है, मोशन का मतलब है हलचल। ज्यादा से ज्यादा अगर वर्कर को अगर हम एक ही जगह पे रख के वहीं उसको सारी चीज अवेलेबल करा दे तो वो जल्दी से अपना काम परफॉर्म कर सकता है। और बार बार अगर उसको उठ के जाना पड़ रहा है तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मोशन स्टडी के अंदर वो इस तरीके का सिस्टम जनरेट करना है जहां प्रोडक्टिव मूवमेंट हो। प्रोडक्टिव मूवमेंट का मतलब ओनली दोज मूवमेंट which are नेसेसरी। जो नेसेसरी है केवल हम उन्हीं को हम रखेंगे, बाकी सबको वहां से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, ये है मोशन स्टडी। इसमें क्या बताया, रिजल्टिंग फ्रॉम, इससे अगर होगा क्या, एक तो हम वेस्टफुल मूवमेंट हटाते हैं तो अननेसेसरी, इंसिडेंटल एंड अनप्रोडक्टिव मोशन जो वर्कर का है वो खत्म हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब एफिशिएंटली। इससे होगा क्या, उस काम को वो कम टाइम में परफॉर्म कर देगा। सपोज एक बाइक को या एक कार की सर्विस करने में उसको वैसे लग रहे थे 1 घंटा लग रहा था, और अगर उसको हमने क्या किया, इस तरह की जो अननेसेसरी वॉकिंग डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम थी कि बार बार उसको सामान लेने के लिए इधर से उधर मूवमेंट करना पड़ रहा है, उसको क्या वो टाइम प्रोडक्टिव टाइम में कैलकुलेट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो उसको हमने हटाने के लिए क्या किया, इस तरह का सिस्टम जनरेट कर दिया कि उसी जगह उसको पर्टिकुलर जगह पे ही खड़े होके ही सब चीजें अवेलेबल हो जाए। इसलिए वो आपने देखा होगा कि ऑथराइज सेंटर पे जब अपन जाते हैं, लोकल मैकेनिक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऑथराइज सेंटर पे जब हम जाते हैं वहां पर एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता है। आप जैसे ही एंट्री करते हो गाड़ी वाला ले जाकर उस जगह पे गाड़ी को लगा देता है और वहीं उस गाड़ी की सर्विस होती है जो एरिया पहले से अलॉटेड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी किस चीज की बात करता है कि किसी काम को करने में हमारे को कितना टाइम लगने वाला है। तो अगर वो भी चीज जरूरी है हमारे लिए, कैसे, इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड जॉब। मींस हमको क्या डिसाइड करना पड़ेगा। अब मैं बता रहा था आपको, जैसा मैंने बताया था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 वजह से बढ़ सकती है। जरूरी नहीं है कि परचेज कॉस्ट की वजह से ही, हमेशा रेट की वजह से बढ़ेगी। कभी कभी क्या होता है, लेबर टाइम कितना लग गया उस मैन्युफैक्चरिंग करने में, मान लीजिए 1 यूनिट को बनाने में
1 घंटा लगता है कोई प्रोडक्ट की को, और 1 घंटे के हिसाब से पर लेबर आवर के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं, एक की जगह उसको बनाने में क्या लग रहा है 1.5 घंटा लग गया। इट मींस क्या, कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब हम उस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट से कितना चार्ज करेंगे, 1.5 घंटे की लेबर कॉस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम पहले से, अब क्या करेगा मैनेजमेंट को, क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना चाहिए कि अगर एक प्रोडक्ट या एक हमें टास्क कोई परफॉर्म करना है फैक्ट्री में, तो उसमें मैक्सिमम कितना प्रैक्टिकल टाइम हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड। दूसरी चीज, इससे क्या होगा, टाइम स्टडी में हम 2 चीज निकालेंगे, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर हमारे को एक प्रोडक्ट पे 10 घंटे लगने हैं, और सॉरी एक प्रोडक्ट पे 1 घंटा लग रहा है और हमारे पास 10 वर्कर है, ठीक है, तो 10 घंटे 10 वर्कर 1 घंटे में कितने प्रोडक्ट बनाएंगे, 10, और हमें जरूरत कितनी है, सपोज 2 घंटे 1 घंटे में हमें 20 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन, उसमें नंबर ऑफ वर्कर को वहां पर हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमने पहले से ये स्टैंडर्ड टाइम वाली स्टडी कर रखी होगी। अगर मैनेजर ने कोई टाइम स्टडी के बारे में नॉलेज होगी, तो तभी वो डिसाइड कर पाएगा कि इमरजेंसी सिचुएशन में कोई बड़ा ऑर्डर आ गया तो कितने लोगों से हमें ओवर टाइम कराने पर बेनिफिट रहेगा, या कितने टाइम में हम उसको प्रोडक्ट को अपने को टाइमली फुलफिल कर पाएंगे, कितने और एक्स्ट्रा अगर हम एडिशनल वर्कर लगाते हैं। तो फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स। इससे दूसरी चीज एक और होगी कि अगर आपका जो लेबर आवर, सपोज 10,000 यूनिट बनाने के लिए हमें लेबर आवर चाहिए थे 10,000, और अगर लेबर आवर्स 10,000 की जगह 8,000 में आप बना देते हो, तो कंपनी कह रही है उनको हम कुछ इंसेंटिव प्लान भी दे सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं बोनस। ठीक है, ये बोनस की बात यहाँ पे हो रही है, बोनस दे सकते हैं। दूसरा है डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। हमको किसी कॉस्टिंग में, जब हम बजट बनाते हैं फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते टाइम, मैनेजमेंट जब बजट बनाता है तो उसको जरूरत पड़ती है लेबर कॉस्ट निकालने की, कि मेरे को एक्चुअल में कितनी लेबर कॉस्ट पड़ने वाली है। एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन का पार्ट होती है, तो उसको डिसाइड करने में कि मुझे कितना एक्चुअल में एक प्रोडक्ट पे टाइम लग रहा है, या एक बैच को निकालने में कितना टाइम लगेगा। अगर मैंने वो स्टैंडर्ड टाइम पहले से डिसाइड कर लिया, तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरी कितनी कॉस्टिंग लगने वाली है लेबर की, राइट। तो ये चीज सारी हेल्प कब मिलेगी, जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट लगाएंगे। यहाँ भी हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा, क्योंकि यहाँ भी डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी मैनेजर को। मैनेजर अपना क्या करेगा, एक अलग से पूरा डिपार्टमेंट लगाएगा, उसका काम ही होगा कि जाओ पुराने डेटा से डिटेल निकालो कि एक्चुअल में हमारे को कितना टाइम लगता है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, तभी तो वो क्या करेगा, नई चीजें निकाल पाएगा, नए साल के लिए अपने खुद का डिसीजन ले पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया टाइम स्टडी। नेक्स्ट है अपनी फैटिग स्टडी। ये क्या बात करता है, फैटिग स्टडी बात करता है कि जनरली अपन किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। और ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस आर नॉट मशीन्स। सबसे पहले अपने को इसको यहाँ ये चीज समझनी पड़ेगा कि ह्यूमंस क्या नहीं होते हैं, ह्यूमंस आर नॉट मशीन। कल मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था आपको। कैसे दिया था मैंने इसका एग्जाम्पल, कि सपोज मान लीजिए मैं हूं, या कोई भी XYZ कोई टीचर है, और वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, 10 बैच एक साथ पढ़ा रहा है। 1 घंटे फिनिश हुआ, सपोज 1 से 1:30 बजे तक मैंने आपको पढ़ाया, तो 1:30 बजे से 2 बजे तक दूसरे को पढ़ाया, 2 से 3 बजे तक फिर दूसरे को पढ़ाया। तो अगर मैं कंटिन्यूअसली ऐसे ही पढ़ाता रहूं, तो क्या लगता है आपको, क्या जो क्वालिटी में आपको अभी दे पा रहा हूँ, क्या वो मैं लास्ट वाले बैच तक दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। मीन्स क्या होगा, मेरी क्वालिटी क्या होगी, धीरे धीरे करके डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम ए ह्यूमन बीइंग। मैं एक ह्यूमन हूं, और ह्यूमन को क्या चाहिए होता है, रेस्ट। और रेस्ट होने से क्या होगा, वो वापस से चार्ज हो जाएगा, और चार्ज होने से वो क्या होगा, वापस से इंटरेस्ट के साथ काम करना शुरू कर देगा। दूसरी एक और चीज होती है, आपने देखा होगा कि आप कंटिन्यूअसली अगर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते हो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, तो कुछ समय के बाद ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बच्चा सुबह से लेकर रात तक बैठा रहे पढ़ने के लिए, 24 घंटे बस पढ़ता ही पढ़ता रहे। कई ऐसे केस होते हैं, ऐसी केस स्टडी में होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं, वो इस तरह से पढ़ते हैं, बट जनरली क्या होता है, उनको ब्रेक चाहिए होता है। आपने देखा होगा 1 घंटे आप पढ़ रहे हो, 1 घंटे के बाद आप ब्रेक ले लेते हो, तो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, आपको दोबारा से इंटरेस्ट आने लगता है, और आप अच्छे से आपको चीजें समझ में आने लगती हैं। और इसके अगेंस्ट अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो, तो दिमाग में से सब वाइप आउट होना शुरू हो जाता है। तो फैटिग स्टडी क्या कह रही है यहाँ पे, टेलर ने क्या बोला है कि आपने को क्या करना है, लेबर काम कर रही है फैक्ट्री में, तो उनको सूटेबल टाइम पे हमें क्या देना पड़ेगा, ब्रेक देना पड़ेगा। ब्रेक की जरूरत क्यों पड़ रही है, फैटिग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। कितने टाइम का होना चाहिए, टाइम बता रहा है कि 10 मिनट, सपोज 10 मिनट की यहाँ बात हो रही है कि 10 मिनट का तो ब्रेक 1 घंटे के बाद हमें स्टडी के बाद लेना ही लेना चाहिए।
ठीक है, जनरली देखा होगा आपने, आपकी क्लास की टाइमिंग भी इसी तरह सेट की जाती है, उनमें 10-10 मिनट का ब्रेक रहता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ इंटरवल्स, वो ड्यूरेशन की बात कर रहा है और ये बात कर रहा है कितने कितने गैप पे हमें देने हैं। डिपेंड करेगा दोनों चीज कि आपकी कितने टाइम की शिफ्ट है। अगर मेरे 10 बैच हैं तो मेरे को कितने ब्रेक चाहिए होंगे, 9 ब्रेक तो चाहिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। कितने टाइम के चाहिए होंगे वो चीज हम अकॉर्डिंग टू वर्किंग आवर्स उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। द रेस्ट इंटरवल विल एनेबल वर्कर टू रीगेन द लॉस्ट स्टेमिना। इससे होगा क्या, इस ब्रेक को देने से बार बार हमारा क्या होगा, एनर्जी लेवल क्या होगा, वापस से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इसको यहाँ पे करते हैं देयर बाई अवॉइडिंग एक्सीडेंट। इससे क्या होगा, ज्यादा मन लगा के काम करेगा तो एक्सीडेंट के चांस कम होंगे। एक्सीडेंट का मतलब क्या है, अब मशीन पे काम करते हुए लेबर थक गई और उससे हम और ज्यादा काम करा रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, मशीन में चलाते समय उसको कुछ ना कुछ, सपोज उसके हाथ में हाथ कट गया, कुछ कर गया, ये होती क्यों है, क्योंकि वो उसका माइंड नहीं हो रहा होता है फुल तरीके। दूसरा रिजेक्शन, कभी कभी ये होता है कि वो काम में मन लगना ऑटोमेटिकली हट जाता है उसका, वर्कर ढंग से काम नहीं करता है। इसके बाद सिकनेस, कभी कभी क्या होता है, पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब क्या है, आपकी क्वालिटी जो है वो बनी रहेगी आपके प्रोडक्ट की, अगर आप इन चीजों को करते हो तो, ठीक है। तो ये सारी बात समझ में आ गई। एक और समझ लेते हैं, छोटा सा है बस, उसके बाद अपनी क्लास ओवर करते हैं। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, अब ये बात कर रहा है स्पेशलाइजेशन की। जैसे मैं आपको एक बात करूं, एक होता है लेबर, एक होता है जूनियर मिस्त्री, एक होता है सीनियर मिस्त्री, ऐसे समझते हैं। 3 कैटेगरी है, A B C। ए कैटेगरी वाले हैं क्या बोलते हैं अपन उनको, फ्रेशर। दूसरे हैं हमारे सेमी स्किल्ड और तीसरे होते हैं स्किल्ड। हमने डिसाइड किया कि जो फ्रेशर लेबर काम करने के लिए आएगी, फर्स्ट टाइम हमारी फैक्ट्री में काम करने आ रही है, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उसको हम 200 रुपए पर डे के हिसाब से पेमेंट करेंगे। दूसरा वाला क्या होगा, दूसरे वाले को हमने डिसाइड किया कि जो सेमी स्किल्ड है उसको हम 300 रुपए देंगे, और चौथे वाले को क्या दिया कि हम उसको 400 रुपए पे करेंगे। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, यहाँ पर डिफरेंट पीस वेज सिस्टम मेंटेन कर दिया। अब इसका फायदा बताता हूं मैं आपको, डिफरेंट पीस वेज से होगा क्या, जब डिफरेंट पीस वेज सिस्टम हम लगाएंगे तो होगा क्या, मैंने बताया जैसे कि एक हो गया अपना फ्रेशर, फ्रेशर के लिए मैंने बोले 200 रुपए, ठीक है। सेमी के लिए बोले 300 और स्किल्ड के लिए बोले 400। अब इस एग्जाम्पल से अपन समझते हैं इससे होगा क्या, जब कंपनी इस तरह का सिस्टम मेंटेन करेगी तो इस वाले को ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं अभी फ्रेशर हूं, इस वजह से मुझे 200 रुपए मिल रहे हैं। जब मैं अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर लूंगा, जब मेरी एक्सपर्टीज बढ़ जाएंगी, जब मेरा क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना लगेगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे कितना मिलना शुरू हो जाएगा, 300 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। और जब 300 वाले को क्या पता होगा कि मेरे को, अगर मैं अपने लेवल को और इंक्रीज कर लूं, मैं अपनी क्वालिटी में और इंप्रूवमेंट कर लूं, या मैं अपने स्किल्स को और डेवलप कर लूं, तो मैं स्किल्ड कैटेगरी में हो जाऊंगा। उसके बाद मुझे 400 रुपए की हिसाब से कंपनी पेमेंट करना शुरू कर देगी। तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, ये सारे के सारे वर्कर हैं वो अल्टीमेटली अपने मैक्सिमम लेवल पे काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको क्या चाहिए, मैक्सिमम पैसा। अब आप कहेंगे सर कि स्किल्ड वालों को तो 400 मिल ही रहे हैं, फिर ये क्यों काम करेंगे, ये इसलिए काम करेंगे क्योंकि इनको पता है कि 400 इनको इस बात के दिए जा रहे हैं क्योंकि ये उस लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने अपना लेवल डिक्रीज किया तो इनकी रेट भी डिफरेंशियली सेमी क्वालिफाइड वाले में या सेमी स्किल्ड वाले में ट्रांसफर कर दी जाएगी, राइट। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम जो कंपनी में मेंटेन करना चाहिए। इससे क्या होता है, सारे के सारे वर्कर ऑटोमेटिकली अपने मैक्सिमम लेवल पे काम करना शुरू कर देते हैं। और सपोज इसके अगेंस्ट हमने एक ही रेट कर दी, नहीं सबको हम 300 रुपए देंगे, सपोज 300 सबको देंगे, तो क्या होगा, जो 200 वाली कैटेगरी वाला होगा वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएगा नहीं, 300 वाला जो होगा वो भी अपनी उसी कैटेगरी पे अटका रहेगा, और 400 वाला अपनी 100% कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं जितना काम कर रहा हूँ उतना पैसा तो मेरे को मिलेगा ही नहीं, तो क्यों ना मैं कम अपने स्किल्स का यहाँ यूटिलाइज करूँ, ठीक है। तो इस वजह से क्या करना है, हमें डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम मेंटेन करना है। दिस डिफरेंशिएट्स efficient and inefficient worker and links base and productivity. The standard output per day is established and 2 piece rate are used. जो मैंने बताया आपको, हायर किसके लिए, जिनका जो स्टैंडर्ड से ज्यादा पे काम कर रहे हैं उनके लिए उनके लिए हायर पीस बेस होगी, और जो कम लेवल स्टैंडर्ड से नीचे काम कर रहे हैं या इनएफिशिएंट है उनको हम कम पे करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, सारे के सारे वर्कर अपनी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर देंगे, राइट। बाकी अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।